गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 2 अगस्त 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए यानी कि आप जो यूपीएससी के एस्पिरेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना है। इसमें से कुछ चुनिंदा आर्टिकल को ही आप लोगों को पढ़ना होता है, जो कि हमें पता चलता है यूपीएससी के सिलेबस के साथ से कि ये हमारे लिए पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट था और इसको कितना समझना था और कितनी गहराई से समझना था। बाकी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आर्टिकल में नहीं दी जाती है, मतलब कि आपको रेलिवेंट चीज़ें जो करंट अफेयर की है वो तो बता दी जाएंगी, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, उससे अलग क्या हो सकता है, वो भी आपको पढ़ना होता है। तो उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो मैं आपको स्टैटिक का जो पोर्शन होता है साथ में इंटरलिंक करके यहाँ पर बताने वाली हूँ। खैर फिलहाल आज के आर्टिकल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए ये आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 4 में। आर्टिकल बात कर रहा है एक ऐसे डॉग की जो कि 250 किलोमीटर तक कर्नाटका से क्या करता है, 250 किलोमीटर चलकर पैदल आता है, गुम हो गया था 250 किलोमीटर की दूरी पे और वापस अपने मालिक तक पहुंच जाता है। तो उस पूरे गांव में जश्न मनाया गया, एक त्यौहार मनाया गया, काइंड ऑफ जो खाना होता है, फीस्ट होता है, वो करवाया गया लोगों को कि ये जो डॉग है इसने इतनी ज़्यादा एम्पैथी, कंपैशन और ऑनेस्टी दिखाई है, लॉयल्टी दिखाई है अपने मालिक की तरफ। हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? देखिए जब यहाँ पर हम बात करते हैं किसी सिविल सर्वेंट की, तो उनके अंदर कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ होनी चाहिए, फाउंडेशनल वैल्यूज़ होनी चाहिए और कुछ ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जो कि अदर्स होती हैं, यानी कि वो भी होंगी तो बहुत अच्छा है। अब कुछ जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ होती हैं उनमें सिखाया जाता है एम्पैथी, आपको दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी है। यहाँ पर जो ये डॉग था, इस जैसे कि कोई एनिमल होते हैं, क्योंकि इनके इमोशंस इतने ज़्यादा होते हैं जितने एक किसी दूसरे इंसान के। आप सोच ही रख सकते हैं, यहाँ पर देख ही सकते हैं कि कैसे इस डॉग को 250 किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने मालिक के पास में दोबारा आने का केवल एक ही एक मतलब है कि दिल से ये कितना ज़्यादा अपने मालिक के साथ में जुड़ा हुआ था, कितना जुड़ाव था। तो क्या ये इनके इमोशंस को नहीं दिखाता है? बिल्कुल दिखाता है। तो यही याद रखना है कि एम्पैथी यहाँ पर आ गई है, कंपैशन यहाँ पर आ गया है और ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये कुछ ऐसे मूल्य हैं जो आपको हमेशा साथ में रखते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो एनिमल्स हो, हर किसी के वेलफेयर में आप लोगों को उसका ध्यान रखना है। इवेंचुअली एनवायरनमेंट के अंदर हम बहुत सारी स्पीशीज़ को पढ़ते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करना कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर जब हम आते हैं तो बहुत सारी फ़िलॉसफी भी आ जाती हैं, जैसे कि गांधीयन फ़िलॉसफी, जो कि बताती है कि हमें क्या करना है, सबके साथ में अहिंसात्मक रूप से रहना है, कभी भी किसी को बेमतलब की चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। जीएस पेपर 2 में आपका इस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे में भी आप एज ए एग्जाम्पल की तरह इसको लिख सकते हैं। कोई अगर ऐसा ऐसे आता है जिसमें इसको एज ए एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वहाँ पर बिल्कुल आप एज ए एनेक्डोट की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। सच्ची घटना है, अभी कल ही क्या ये पूरा का पूरा ब्यौरा है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताना है स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैनग्रोव्स रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है। देखिए क्योंकि ऐसे सवाल प्रीलिम्स में आ जाते हैं जिसमें 1-2 रिपोर्ट के बारे में पूछा जाता है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ज़रा बताइए कि ये जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैनग्रोव रिपोर्ट है ये कौन यहाँ पर रिलीज़ कर रहा है? क्या ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट एंड पेपर एसोसिएशन इनके द्वारा यहाँ पर प्रसारित की जाती है, या फिर ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर बता दीजिए, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मैनग्रोव्स होते क्या है। देखिए मैनग्रोव्स जो होते हैं एक्चुअली के अंदर में ये होते हैं पेड़, ट्री होते हैं, लेकिन ये सामान्य जो पेड़ होते हैं उनसे काफ़ी अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? क्योंकि मैनग्रोव के जो पेड़ होते हैं वो यहाँ पर सलाइन वाटर के अंदर में पाए जाते हैं, यानी कि कोस्टल एरिया के ऊपर, खासकर सुंदरबन जब आप देखेंगे वहाँ पर आप इनको देख पाएंगे, ज़्यादा संख्या में देख पाएंगे, क्योंकि पानी के अंदर पानी का बहाव ज़्यादा है एक तो वहाँ पर, क्योंकि कोस्ट का एरिया है, ऑब्वियसली पानी आता है वहाँ पर। दूसरा, ज़मीन की मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई नहीं है कि इनकी जड़ों को नीचे आराम से पकड़े रख सके। तीसरा, क्योंकि सैलिनिटी यानी कि नमक यानी कि खारापन जो होता है पानी में वो बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो इसी वजह से मैनग्रोव की जो यहाँ पर हम देखते हैं रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो ऊपर की तरफ होती है, पानी से बाहर आई होती हैं, और वो इस तरीके से मैनग्रोव के कुछ जो पेड़ होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं कि इस तरीके से इनकी जड़ें जो है पानी से बाहर है,
दलदली से एरिया में ये ज़्यादा पाया जाता है। मैनग्रोव की बात करें तो मैनग्रोव यहाँ पर एक कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, यानी कि बहुत सारी जो कार्बन होती है एटमॉस्फेयर से उनको ये लेते हैं। दूसरा, ये यहाँ पर जो ऐसा एरिया है इस पे जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, जैसे कि कुछ चिड़ियाएँ होती हैं, कुछ यहाँ पर अदर जो पंछी होते हैं, नीचे बहने वाले जो पशु पक्षी होते हैं, उनको ये रहने का स्थान देता है। तीसरा, जो कोस्टल एरिया के ऊपर फ्लड्स आती हैं उनको भी ये रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इवन सुनामी तक को ये क्या कर जाते हैं, सहन कर जाते हैं। और पीछे का जो एरिया होता है जहाँ पर नॉर्मली लोग रह रहे हैं उस एरिया को ये क्या करते हैं, बचा लेते हैं। इसी वजह से एक बार जब मैनग्रोव्स वगैरह को काटा भी जा रहा था, बंगाल के एरिया में हम देखेंगे ये ज़्यादा पाए जाते हैं, बंगाल ओडिशा साइड में, जब इनको काटा भी गया था और जब वहाँ पर लगातार बार बार फ्लड आने लगी, बाढ़ आने लगी, तब दोबारा से गवर्नमेंट और वहाँ के लोकल लोगों ने मिलकर दोबारा से मैनग्रोव को वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लगाया भी था। खैर, अभी तक आप लोगों ने आंसर जो है वो दे दिया होगा, तो मैं आपको बताती हूँ आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, नेचर के लिए। अब ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट छापी गई है, ये छापी गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूएन के द्वारा। ये जो रिपोर्ट है ऑर्गेनाइजेशन उसके अंडर में आती है, और इस रिपोर्ट के अंदर पूरा का पूरा जो एरिया है और कितना मैनग्रोव है फ़िलहाल के समय में, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको फ़िलहाल जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसकी पीपीटी या फिर इससे रिलेटेड पीडीएफ के रूप में नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। या नहीं मिले वहाँ पर तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर जाकर इस हैंडल से चैनल को सर्च कर सकते हैं, जहाँ से ईजिली आपको जो ग्रुप है उसका लिंक भी मिल जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वायनाड के बारे में। देखिए, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लैंडस्लाइड क्या होती है, और लैंडस्लाइड की वजह से केरला का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर लगभग 122 लोगों की डेथ हो चुकी थी, लेकिन अभी आंकड़े 200 पार हो चुके हैं। और फिलहाल अभी भी लगभग 191 ऐसे लोग हैं जो फिलहाल भी मिसिंग हैं, यानी कि ये जो मौत के पूरे आंकड़े हैं, दर है, ये और भी ज़्यादा पाई जा सकती है। क्या घटना हुई थी? अब आप लोगों को 2-3 टॉपिक इसमें पता होने चाहिए। सबसे पहले तो एक बार रिवीजन के लिए हम देखते हैं लैंडस्लाइड को। लैंडस्लाइड क्या है कि एक ज़मीन का जो भाग होता है वो यहाँ पर उस जगह से हट कर जब स्लाइड करना शुरू कर देता है, नीचे की तरफ आने लगता है बहुत तेज़ी के साथ में, उसको लैंडस्लाइड बोला जाता है। अब इसके पीछे होने के कुछ न कुछ कारण तो होंगे। ऐसे ही तो लैंडस्लाइड हर जगह नहीं होती है, बल्कि बहुत ही कम जगह होती है इंडिया में। ऐसा नहीं मतलब कि पूरे इंडिया में ही आप उसको देख पाएंगे। इसके लिए भी सिलेक्टेड जोन होते हैं। हम देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा हिमालय का रीजन होता है, यहाँ पर हम लैंडस्लाइड को ज़्यादा होते हुए देखेंगे। इसके बाद में गुजरात का जो वेस्टर्न कोस्ट होता है, यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट की तरफ में भी हम क्या देखते हैं, लैंडस्लाइड के रीजन को ज़्यादा होते हुए देखते हैं। तो ये कुछ भाग है जो लैंडस्लाइड प्रोन हिस्से भी जिनको बोला जा सकता है। इसके अलावा जो बचा हुआ ये पूरा का पूरा इंडिया का भाग है, यहाँ पर लैंडस्लाइड नहीं होते हैं या बहुत ही रेयर कंडीशन में होते हैं। फिलहाल बात करें अगर केरला के लैंडस्लाइड की, तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि बहुत ही हैवी बरसात हो रही थी। रेन का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा था, और क्योंकि रेन ज़्यादा थी तो उसकी वजह से ही यहाँ पर एक क्लाउड बर्स्ट भी हो गया था, यानी कि बादल फट गया था। जब बादल फटा तो सडनली वहाँ पर पानी का रिसाव जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जो हील के ऊपर यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई मिट्टी थी वो एकदम से पानी के साथ में बहना शुरू कर गई, और आसपास के जितने भी गांव थे वहाँ तक वो पहुँच गई। और इसी घटना के अंदर लोगों के घरों में त्रासदी मच चुकी है, लोगों बहुत सारे 200 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। इवन जो यहाँ पर आर्मी है वो भी क्या कर रही है, पुल बना रही है। 19 घंटों के अंदर अंदर आर्मी ने यहाँ पर पुल, पहले भी एक पुल बनाया था जो कि ऑलरेडी सबमर्ज हो चुका है, इतना ज़्यादा पानी का लेवल था। दोबारा से और ऊंचा पुल यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि लोगों को ढूंढा जा सके। अभी भी 1500 से ज़्यादा यहाँ पर आर्मी के जो स्टाफ है वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर लोग हैं। एयरक्राफ्ट का जो इस्तेमाल है वो भी देखने को मिल रहा है, कैसे लोगों को यहाँ पर बचाया जा रहा है, ऊपर निकाला जा रहा है।
इसके अलावा काफ़ी सारे डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि क्या काम कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं। कल भी मैंने आप लोगों को 3D के माध्यम से सारा सब कुछ समझाने की कोशिश की थी। आज आप लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर मेरे ये जो नोट्स हैं इसमें क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं वो सब कुछ मेंस के लिए मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स होंगे, आप चाहे तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमास लीडर हनिया किल्ड इन एयर स्ट्राइक इन ईरानियन कैपिटल। देखिए ईरान के अंदर जो यहाँ पर हमास का लीडर था वो क्या हुआ था, गया हुआ था। अब ये हमास वही हमास है जो कि गाज़ा की गवर्नमेंट को चला रहा था। गाज़ा और इज़राइल दोनों ही जगहों पर युद्ध है और दोनों ही के बीच में युद्ध है। ये सारी स्टोरी हमें पता है। अक्टूबर 7 2023 में क्या हुआ था, ये युद्ध शुरू हुआ था और अब तक ये युद्ध लगातार चल रहा है। अक्टूबर 9 या 10 को हम देखते हैं इज़राइल की तरफ से ये कसम खा ली गई थी कि अब हमास के जितने भी लीडर होंगे उन सभी को मारने के बाद ये युद्ध खत्म होगा। अभी तक हमास के 1-2 लीडर की जान जा चुकी थी पहले ही, लेकिन ये जो कुछ लीडर हैं जो गाज़ा में नहीं थे, ईरान में थे, और ईरान ऑलरेडी इजराइल को नापसंद करता है क्योंकि वो फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ में खड़ा हुआ है। तो ईरान के अंदर यहाँ पर ऐसे असैसिनेशन की मदद से कोई एक ऐसा असैसिनेशन जो बहुत ही फास्ट आता है, गोली चलाता है और इस्माइल हनिया की डेथ वहाँ पर हो जाती है। ईरान ने पूरा का पूरा जो ये आरोप है वो लगाया है इजराइल के ऊपर। इजराइल की तरफ से हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं आई है, कोई रिमार्क या कमेंट इसके ऊपर नहीं आया है। बाकी अगर बात करें तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की या फिर जियो पॉलिटिक्स की। तो जियो पॉलिटिक्स के अंदर अगर हम देखें तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर इजराइल इसके ऊपर कुछ सहमति देता है और अगर इजराइल यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बैडली रिमार्क करता है तो हम देखते हैं ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, मैंने आप लोगों को ईरान का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम समझाया था कि ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें होता है एक सुप्रीम लीडर जो कि आता है धर्म विशेषज्ञ की तरफ से, रिलीजन की साइड से, जिसका कंट्रोल होता है जुडिशरी के ऊपर भी, आर्मी के ऊपर भी और लेजिस्लेशन के ऊपर भी। फिर अगर हम एग्जीक्यूशन में आते हैं तो वहाँ पर होता है प्रेसिडेंट जो कि चुनाव करके लेकर आया जाता है। इनकी एक कमेटी भी होती है, 30 मेंबर्स की काउंसिल होती है जो कि प्रेसिडेंट के नाम को नॉमिनेट करती है कि हाँ ये लोग प्रेसिडेंट के लिए उठ सकते हैं। वो प्रेसिडेंट सामने आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर वो जीतते हैं। प्रेसिडेंट की पावर ऑब्वियसली सुप्रीम जो लीडर होता है, क्योंकि ईरान इटसेल्फ इज़ नॉट ए सेक्युलर स्टेट, हमारी तरह ये सेक्युलर स्टेट नहीं है बल्कि ईरान इज़ ए रिलीजियस स्टेट। तो वहाँ पर जो सुप्रीम लीडर है तो वो कहाँ से आ रहे हैं, रिलीजन से आ रहे हैं, धर्म से आ रहे हैं, इस्लाम से आ रहे हैं। सरिया कानून का वहाँ पर इस्तेमाल करवाया जा रहा है। इवन जुडिशरी इटसेल्फ इज अंडर द सुप्रीम लीडर। तो आप समझ रहे हैं कि स्टेटमेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरफ से नहीं आ रही है, स्टेटमेंट आ रही है सुप्रीम लीडर की तरफ से, यानी कि सबसे बड़े जो प्रतिनिधि हैं ईरान के उनकी तरफ से। और वो कह रहे हैं कि इनकी मौत का बदला तो लेना पड़ेगा, ये पूरे के पूरे ईरान की जिम्मेवारी हो जाती है। फिलहाल देखते हैं कि क्या ये जो युद्ध चल रहा है वो पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाएगा, क्या ईरान भी इसमें कूद जाएगा, क्या लेबनान और हजबोला के साथ में जो इजराइल की लड़ाई हो रही है वो भी इसमें आ जाएंगे, क्या ये पूरी जो लड़ाई है अब सेंट्रल एशिया में देखने को मिलेगी। इसके लिए फ़िलहाल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही हमें खबर मिलती है, जैसे ही हमें न्यूज़ मिलती है, हम इसके ऊपर आगे का डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल देखते हैं कि ये थे कुछ यहाँ पर अगर हम बात करें हमास के लीडर्स जिनमें से इनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है और इनकी भी डेथ हो चुकी है। फ़िलहाल के लिए कुछ और लीडर्स हैं जो कि हमास की तरफ से हैं, जो कि गाज़ा में फ़िलहाल है ही नहीं अपने प्रोटेक्शन के लिए। देखते हैं कि आगे का क्या क्या रिज़ल्ट यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेपर 1 में ये इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 1 में ये क्यों नहीं इम्पोर्टेंट हो जाता, पहले वो बता देती हूँ। क्योंकि देखिए वहाँ पर क्या होता है, जीएस पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब आपको पढ़ना होती है। यूपीएससी का चेयरमैन अभी बदले जा चुकी है, लेकिन यूपीएससी के चेयरमैन बदले जा सके तो हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि जीएस पेपर 2 के अंदर एक तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, दूसरी आपको जो भी आपकी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स होती है, क्या क्या चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, ये सब पढ़ना होता है। इसके अलावा आपको पढ़नी पड़ती है गवर्नेंस,
यानी कि आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसी वजह से आपको यूपीएससी में क्या चल रहा है, क्या होता है, वो नहीं याद रखना है, बल्कि क्योंकि आपको गवर्नेंस भी पढ़नी है, इन कारणों की वजह से भी आपको क्या करना चाहिए, रेडी रहना चाहिए इस चीज़ के लिए। फिलहाल देखते हैं कि यूपीएससी के जो चेयरमैन है वो नई चेयरमैन आ चुकी हैं, जो कि कभी पहले एक्स हेल्थ सेक्रेटरी भी रह चुकी है। इनका नाम है प्रीति सूडान। ये तब आती है जब यहाँ पर पूजा खेड़कर का क्या होता है, किस्सा सामने आता है। कल ही मैंने आप लोगों को समझाया है कि उनकी जो पूरा का पूरा कैंडिडेचर था उससे अभी अलग कर दिया गया, उनको बैन कर दिया गया है कि फ्यूचर में वो कभी भी यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगी। उनकी जो आईएएस की पोस्ट थी उसको उनसे छीन लिया गया है उन्हीं के कर्मों की वजह से। लेकिन जब ये पूरा घटना आया था तो उस समय पे जो यूपीएससी के चेयरमैन थे मनोज सैनी, वो क्या करते हैं, मनोज सोनी यहाँ पर कर देते हैं रेजिग्नेशन, इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। रीज़न बिहाइंड दैट कि उनको लगा कि शायद उनके नेतृत्व के अंदर में ये कैसी घटना हो चुकी है, कितना यूपीएससी जैसी संस्था के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठ गया है, ये बात उनको पसंद नहीं आई। और अब नए यूपीएससी की चेयरमैन आ चुकी हैं जो कि यहाँ पर है प्रीति सूडान। फिलहाल ये न्यूज़ थे, लेकिन इससे अलग क्या क्या पता होना चाहिए वो हम देखते हैं। देखिए ये कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं आपको इससे भी अलग से बताऊं तो आर्टिकल 315 से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्टार्ट होते हैं जो बताते हैं यूपीएससी के बारे में। यानी कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो एक्चुअली में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। बिल्कुल सही। आर्टिकल 312 जब मैं आपको बता रही हूँ 312 के बारे में तो आराम से समझिएगा कि आर्टिकल 312 जो है वो बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की। ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं ये अभी फ़िलहाल में हम 3 ही सर्विसेज को मोस्टली देख पाएंगे, जिसके अंदर हमें आईएएस सर्विस मिलती है, आईपीएस एंड यहाँ पर आईएफओएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 ऐसी सर्विसेज है जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर में आती है। यानी कि क्या होगा, यूनियन की तरफ से जो प्रतिनिधि होंगे उनको चुनाव किया जाएगा, उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद में उनको यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में भेजा जाएगा। इसकी बात कर रहा है आर्टिकल 312। ये जो आर्टिकल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 14 में आता है और इस पार्ट नंबर 14 में हम देख पाते हैं कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक सारी की सारी बातें बताई गई हैं कि क्या क्या यूपीएससी के अंदर जो है वो किया जा सकता है। वैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात आर्टिकल नंबर 312 करता है। आर्टिकल 315 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशंस का, जिसमें यूनियन एंड स्टेट दोनों ही आएंगी। तो इसमें क्या होगा, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की जा रही है आर्टिकल 312 में, और आर्टिकल 315 बता रहा है कि यूपीएससी भी होगा जो कि क्या करेगा, इनका चुनाव करेगा। और यहाँ पर पीसीएस भी होंगे जो कि स्टेट पीसीएस होंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे, जिसमें स्टेट्स के लिए भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो भी प्रतिनिधि होंगे उनका चुनाव किया जाएगा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। ठीक है, इनका काम यही होता है कि इनको जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनको चुनना होता है थ्रू देयर एलिजिबिलिटी, थ्रू देयर मेरिट, थ्रू द एग्जामिनेशन। अब हम देखते हैं आर्टिकल 316 की, जिसके अंदर जो अपॉइंटमेंट होता है यूपीएससी के मेंबर्स का और एसपी-एससी के मेंबर्स का, टर्म ऑफ ऑफिस, वो सारी बातें बताई गई। अब इस पे कानून के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 6 साल तक का इनका टेन्योर होता है। यानी कि अगर किसी को, अगर आप ही को खुलकर, क्योंकि आप देखिए ये क्या है, एक्स हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं, यानी कि एक समय पे ये एक आईएएस ऑफिसर भी रही होंगी, फिर उसके बाद में ये इनकी जो रैंक है वो बढ़ती है और ये सेक्रेटरी रैंक तक पहुंचती है और अब जाके ये यूपीएससी की ही चेयरमैन बन चुकी हैं। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर टेन्योर होता है 6 साल का और एज होती है 65 ईयर्स, यानी कि इससे ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। 65 ईयर होते ही क्या करना पड़ेगा, रिटायर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीति सूडान की उम्र ऑलरेडी अभी 64 ईयर्स हो चुकी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2025 के हम देखते हैं अप्रैल के महीने तक ही, यहाँ पर 29 अप्रैल तक ही क्या रहेंगी, यूपीएससी की चेयरमैन रहने वाले हैं। इनके बाद में फिर कोई नया चेयरमैन होगा जिनको यहाँ पर चुनाव करके लाया जाएगा।
आर्टिकल 317 बात करता है रिमूवल के बारे में कि किसी भी यूपीएससी एसपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनका रिमूवल होगा कैसे। अब अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से अडेयरेंस नहीं रखा तो इनको रिमूव किया जा सकता है। और रिमूव भी कैसे किया जा सकता है, या तो खुद ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये लोग अपना इस्तीफ़ा दें, जैसे कि यहाँ पर मनोज सोनी ने किया, क्योंकि इनका जो पूरा का पूरा चुनाव होता है और इनको जो ये पोस्ट दी जाती है वो भी दी जाती है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, तो इनका जो इस्तीफ़ा होता है वो भी डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में ही जाता है। सेकेंड चीज़ जो इनको रिमूवल करने की होती है वो भी अगेन की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही। पावर्स होती हैं 318 आर्टिकल में कि ये क्या क्या सर्विसेज बनाई जा सकती हैं स्टाफ के लिए। आर्टिकल 319 बात करता है यहाँ पर ऑफिस में कौन ऐसे मेंबर्स होंगे जो नहीं आ सकते हैं, प्रोहिबिशन कैसे हो सकता है। आर्टिकल 320 बात कर सकता है इनके फंक्शंस की, पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या क्या फंक्शंस होंगे। आर्टिकल 321 बात कर रहा है क्या क्या पावर्स इनको एक्सटेंड करके दी जाएंगी। आर्टिकल 322 कहता है एक्सपेंसेस के इनके खर्चे क्या आएंगे। एंड आर्टिकल 323 इज टॉकिंग अबाउट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट्स के बारे में। तो इतने सारे आर्टिकल्स के अंदर हम देख पाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर चर्चा जो है वो की गई है यूपीएससी के रिगार्डिंग की। आगे बढ़ते हैं और अगेन ये जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, मोस्टली ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। वैसे तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, उससे भी ज़्यादा ये जीएस पेपर 3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिलहाल देखते हैं आर्टिकल बात क्या कर रहा है। देखिए आर्टिकल बात कर रहा है इंडियन एयर फोर्सेस के बारे में। कह रहे हैं कि इंडिया की जो एयर फोर्स है वो एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज करने वाली है, जो कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होने वाली है। मल्टीलेटरल यानी कि 2 से ज़्यादा यहाँ पर जो भी भाग लेने के लिए आएंगे वो 2 से ज़्यादा नंबर होंगे, क्योंकि 2 होता तो ये बायलैटरल हो जाता, 2 से ज़्यादा है बाई एनुअली, बाई जो भी वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है 2 बार, तो 2 से ज़्यादा है तो मल्टीलेटरल हो जाएगा। और ये इसी महीने में एक्सरसाइज बिगिन होने वाली है जिसका नाम है तरंग शक्ति। अब ये जो तरंग शक्ति है इसमें आप देख पाएंगे कैसे अलग अलग एयरक्राफ्ट को दिखाया गया है, क्योंकि इसमें मल्टीलेटरल है तो अलग अलग कंट्री से अलग अलग एयरक्राफ्ट को लेकर आया जाएगा और वो पार्टिसिपेशन के अंदर में यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करेंगे, उससे सीखेंगे। हम इंडिया वाले लोग भी इससे सीखेंगे और जो अदर कंट्रीज से यहाँ पर आएंगे वो भी हमारी टेक्नोलॉजी से सीखेंगे। एक्सरसाइज इसी वजह से करवाई जाती है ताकि हमेशा हम लोग अप टू डेट यहाँ पर रह सकें। बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के जो यहाँ पर वाइस चीफ हैं वही इसके बारे में हमें हमारी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर टोटल 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, मोर देन 150 एयरक्राफ्ट विल बी देयर। तो ये काफ़ी बड़ा एक नंबर हो जाता है। अगर इसमें और बात की जाए तो हम देख पाते हैं कि 51 कंट्रीज़ को यहाँ पर क्या किया गया है, बुलाया गया है, इनविटेशन भेजा गया है 51 कंट्रीज़ के पास में। और 18 से ज़्यादा जो यहाँ पर एसेट्स कंट्रीज़ हैं जो कि इसका भाग बनेंगी वो यहाँ पर आएंगे। कुछ कंट्रीज़ होंगी 30 से लगभग जो कि एज अ ऑब्जर्वर की तरह यहाँ पर इसको देखेंगी। पार्टिसिपेशन करने वाली मोर देन 80 कंट्रीज़ आर देयर, जिसमें से यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, बांग्लादेश, थाईलैंड, इन सभी कंट्रीज़ को हम देख पाएंगे। 2 महीनों में ये करवाई जाएंगी। पहले अभी अगस्त के महीने में करवाई जाएंगी जो कि होंगी यहाँ पर राजस्थान के ऊपर सुलूर डिस्ट्रिक्ट में हम देख पाते हैं। दूसरी जो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सरसाइज का फेज़ होगा, फेज़ नंबर 2 करवाया जाएगा सितंबर के अंदर, सितंबर 1 से सितंबर 9 तक। और तब ये जो होगा ये करवाया जाएगा तमिलनाडु के ऊपर से। तो ये एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया भी इसमें फेज़ 2 के अंदर आकर इसको करेक्ट करेगी, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो पिच ब्लैक के ऊपर उनकी एक्सरसाइज चल रही है। जब वो रिटर्न करेंगे तो आते समय हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हुए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जीएस पेपर 3 में ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम देखते हैं इस आर्टिकल को, जो कि बात कर रहा है कि कैसे हमारे जो जीन्स हैं उन्होंने किस प्रकार से हमारी मदद की है और क्या हमारे जेनेटिक्स जो होते हैं और हमारा जो डीएनए होता है उसको वायरसेस जो होते हैं वो प्रभावित कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसी का सवाल जो है वो इसके अंदर इसी का जवाब दिया गया है।
ये सवाल है ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ है जो बाहर से आ गई है किसी के अंदर में, और अब उसने उसके ऊपर से जो उसका पहले नियंत्रण होता था उसकी बुद्धि के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर, उस नियंत्रण को पूर्ण रूप से हटा दिया है। ये होता है ज़ॉम्बी। आपने कई बार मूवीज़ वगैरह में ज़ॉम्बी की, जो हॉलीवुड की मूवीज़ होती है वहाँ पे इस कंसेप्ट को समझा होता। वही कंसेप्ट यहाँ पर शरीर के अंदर लेकर आया जा रहा है। लेकिन ये जो ज़ॉम्बी होंगे वो ज़ॉम्बी एक्चुअली में हमारे माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये हमारे कुछ भाग, जो शरीर के कुछ सेल्स होते हैं उन पे भाग पे कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से डीएनए के अंदर क्या कोई प्रभाव आया है ये हमें देखना है। ज़ॉम्बी वायरस, ज़ॉम्बी वायरस यहाँ पर ऐसा इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे वायरस, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया कि वायरस जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोरोना वायरस भी होता है, हम देखते हैं एमपॉक्स, पॉक्स फैमिली के वायरसेस भी होते हैं। बैक्टीरिया अलग होते हैं, वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया के लिए भी खतरनाक होते हैं। इवेंचुअली बैक्टीरिया के अंदर ई कोली नाम का जो बैक्टीरिया है वो हम देखते हैं कैसे वायरसेस से इम्यूनिटी लेकर आता है। जब साइंटिस्ट को इसका पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है किसी वायरस से लड़ने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि उस वायरस की यहाँ पर उस बैक्टीरिया से उसके इम्यून सिस्टम को निकाल कर दवाइयाँ बनाते हैं। ये हमने किया है आज तक, ये हमारी फाइंडिंग है आज तक की। लेकिन अब हमें नया पता चल रहा है कि कैसे जो वायरस होता है वो हमारे डीएनए को भी ऑल्टर कर सकता है। कैसे ऑल्टर कर सकता है, चलिए यही समझते हैं अभी। ये माना जाता है कि वायरस एक्चुअली में अटैक कैसे करता है। जब भी आप वायरस के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तो समझ में आता है कि वायरस जो होता है वो एक हाईजैक कर लेता है हमारी बॉडी के सेल्स को। हमारी बॉडी के सेल जो होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गोल्गी बॉडीज़ यहाँ पर होती है, राइबोसम्स होते हैं, हम देखते हैं उन तक हमारी जो सेल होते हैं उनसे बाहर निकल कर हमारा जो डीएनए होता है वो आरएनए को मैसेज देता है। आरएनए का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो मैसेज को ले जाकर उनको राइबोसम्स तक देता है, वो प्रोटीन बनाती हैं, जो जो हमारी बॉडी की नीड होती है, ये सारा काम किया जाता है। ये डीएनए का आप स्ट्रक्चर भी देख पा रहे हैं इस फोटो के अंदर। इस फोटो में डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें भी हम समझ पाते हैं कि कैसे इसके बीच में जो ये आप लड़ी देख पा रहे हैं ये कौन सी लड़ी है, ये लड़ी होती है जीन्स की, यानी कि हमारे जो जीनोम होते हैं। अब यहाँ पर जब वायरस आता है बॉडी के अंदर तो दो प्रकार का वायरस हम अगर उसके जेनेटिक मटेरियल से देखें तो उसको देख सकते हैं। एक होता है डीएनए बेस्ड, एक होता है आरएनए बेस्ड। आरएनए बेस्ड जो वायरस होते हैं उनको रेट्रो वायरस बोला जाता है। रेट्रो का क्या शब्द होता है, RETRO। रेट्रो का मतलब होता है बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन। यानी कि क्योंकि डीएनए के आने से पहले आरएनए आया था इस धरती के ऊपर पे, जब जीवन जो है लाइफ फॉर्म कर रही थी, इसी वजह से उसको रेट्रो बोला जाता है। ये जो रेट्रो वायरस होते हैं ये बॉडी में जाते हैं और ये बॉडी में हमारे सेल्स के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अब ये कब्जा कैसे करते हैं, आप सपोज कीजिए कहानी की तरह कि आप अपने घर में आराम से बैठे हुए हो, आपके घर के अंदर खुदा न खालसा क्या होता है कि एक दिन एक आतंकवादी आकर घुस जाता है। उसके हाथ में AK-47 भी है, एक गन भी है बड़ी खतरनाक सी। अभी वो आपको तो नहीं मारेगा क्योंकि उसको पता है कि आपके घर में आप सभी को मार दिया तो जो उसको काम चाहिए वो काम वो करवा नहीं सकता किसी से, वो खुद बाहर जाएगा तो पुलिस उसको मार देगी। तो वो क्या करेगा कि आपके घर के ऊपर कब्जा कर लेगा पूरा पूरा, और आपसे फिर बोलेगा कि आपको ये काम करना है, जाइए बाहर जाइए, दूध लेके आइए, ब्रेड लेके आइए, चाय बनाइए, कुछ खाने को चाहिए, कोई प्रोटीन बनवाना है, ये सारे काम आपसे ही करवाएगा। आप ना चाहते हुए भी उसकी बात मानोगे क्योंकि वो कहेगा नहीं तो मैं सबको मार दूंगा, राइट। उसके हाथ में क्या है, AK-47 है, तो ना चाहते हुए भी आपको उसकी सारी बात माननी पड़ेगी। ऐसा ही कुछ होता है हमारे डीएनए के साथ में भी। अब ये जो वायरस होते हैं ये खुद को जिंदा रखने के लिए हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं और जो डीएनए होता है और जो आरएनए को मैसेज भेजना होता है उस मैसेज में गड़बड़ी करवा देते हैं। वो मैसेज बॉडी की जो ज़रूरतें हैं उसका नहीं होता है, वो मैसेज होता है वायरस को खुद को रेप्लिकेट करने के लिए क्या चाहिए। यानी कि जो आपके घर में टेररिस्ट बना हुआ है, आया हुआ है, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप को रेप्लिकेट, अपने आप को रिप्रोड्यूस करना चाहता है। वो चाहता है कि आप ही के घर में रहे और उस जैसे और भी टेररिस्ट आ जाएं। वो कैसे आएंगे, जब वो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएगा, जब वो उन तक जो भी सामग्री उनको चाहिए होगी वो बनवा पाएगा।
ऐसे ही किया जाता है यहाँ पर वायरस के द्वारा हमारी बॉडी में रहने वाले सेल के साथ में। वो राइबोसोम तक वो प्रोटीन भिजवाते हैं जो कि क्या करेगा, वायरस को ही रिप्रोड्यूस करवाएगा। उसकी संख्या यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। अंत में किसी को अगर वायरस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोविड का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उनकी डेथ भी हो जाती है। बॉडी यानी कि जो होस्ट होता है उसकी डेथ हो जाती है। अब ये बहुत लंबे समय से वायरसेस के साथ में ह्यूमंस का या मैमल्स का जो है वो प्रतिक्रिया पूरी चलती जा रही है। एक स्टडी की माने तो ये माना जा रहा है कि कुछ वायरस जो कि रेट्रोवायरस होते हैं वो क्या कर रही हैं, डीएनए के अंदर में वो इम्पैक्ट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जब गड़बड़ी करना शुरू करते हैं यहाँ पर, तो गड़बड़ी करते समय जब वो कहते हैं कि ये प्रोटीन है, ये बनना चाहिए, कई बार जो मेटाबॉलिज्म बन रहा होता है, जब दो चीज़ें बन रही होती हैं वो उसके बीच में आ जाती है और कोई ऐसी जगह बन जाती है जो कि ज़ॉम्बी जोन बोला जाता है, या फिर उसको अगर हम बोले तो उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर EWV के नाम से भी, कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वायरस ना तो कोई मैसेज दिखवा पड़ सकता है ना कुछ और, वो वहीं पर रह जाता है। अब ऐसा जो जोन होगा जिसमें उसका कोई भी असर दिखाई नहीं देगा, कोई भी बात सामने नहीं आएगी, इस जोन के अंदर में हम देख पाते हैं कि वो क्या करेगा, वायरसेस हमारे डीएनए को ऑल्टर करना शुरू कर देता है। ऐसे प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल एक होता है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा आप लोगों को पता है कि माँ के पेट में प्लेसेंटा का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लेसेंटा हमेशा जो बच्चा ग्रोथ करता है किसी भी माँ के पेट के अंदर, किसी भी गर्भ के अंदर, उसमें वो बच्चे के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स, सभी की सारी चीज़ें जो हैं वो उस बच्चे तक उसकी ग्रोथ के लिए पहुंचती रहती हैं। ये जो प्लेसेंटा होता है, ये माना जा रहा है कि मैमल्स के अंदर, मैमल्स यानी कि स्तनधारी, जिनके जो भी अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, उसमें गाय, भैंस, घोड़ा, ये सब आ जाते हैं, राइट। तो इन सबको जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या समझ में आता है कि ये जो मैमल्स हैं, जो कि इनसे पहले कभी अंडे के रूप में अपने बच्चों को जन्म देते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने बच्चों को नॉर्मल एज अ जो बेबी होता है उसके रूप में जन्म देना शुरू किया, तो प्लेसेंटा का पूरा जो पूरा योगदान तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी बड़ा योगदान वायरसेस को दिया जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पर हमारे डीएनए के साथ में छेड़खानी की, जिसकी वजह से ये जो बदलाव है इवोल्यूशन के साथ में, ये बदलाव हमें आता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं कि कैसे ओलंपिक के जो ऑर्गेनाइजर्स है, जो होस्ट है, वो एक्चुअली में यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के साथ में लड़ नहीं पा रहे हैं। उनकी जो लड़ाई थी वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमें क्या लग रहा है, लॉस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये पेरिस का आप आईफिल टावर देख पा रहे हैं, फिलहाल ये रात की इमेज है और यहाँ पर ओलंपिक के सिंबल्स भी लगे हुए, तो आप इसके पीछे बहती हुई शीन नदी को नहीं देख पाएंगे। ये जो शीन नदी है, ये शीन नदी ऐसी नदी है जिसके अंदर में यहाँ पर स्विमिंग के इवेंट होने थे, लेकिन क्योंकि इसके अंदर पॉल्यूशन का लेवल थोड़ा राइज हो गया, हैवी रेन हो गई है। हैवी रेन होने की वजह से जो ये एक पेरिस ऐसा शहर है जो कि प्राचीन तरीके से बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो सीवियज होती है, जो कि गंदे पानी के नाले होते हैं, और जो बारिश से ज़्यादा पानी आ जाता है वो भी पानी यहाँ पर एक ही तरीके से नालों से बाहर निकलता है। अब क्योंकि वो नाले नॉर्मल पानी के लिए बनाए गए हैं, वर्षा का जब ज़्यादा पानी होता है तो उसके लिए नहीं है, तो वो ओवरफ्लो होते हैं। ओवरफ्लो होते हैं तो कहाँ जाएंगे? ओवरफ्लो होते हैं तो आसपास की जो भी नीचे लैंड है, जो भी यहाँ पर ढलान की तरफ उनको जगह मिलेगी वहाँ पर जाएंगे। ऐसी ढलान उनको नदी में मिल जाती है तो वो नदी में आकर मिल जाता है। अब नदी में आकर मिलेगा तो इससे क्या होगा? पोल्यूशन भी बढ़ेगा, इससे बैक्टीरिया भी बढ़ेंगे नदी के अंदर। ये सब हो रहा है। अब लगातार भारी जो बरसात है वो हो रही है। अब जो माना जा रहा है कि क्या ओलंपिक की जो कमेटी थी उनको पहले नहीं पता था कि यहाँ पर रेन ज़्यादा हो सकती है? लगभग 1.5 बिलियन का उन्होंने खर्चा किया इस नदी को साफ़ करने के लिए कि कैसे स्विमिंग के जो इवेंट है वो यहीं पे होने चाहिए, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि ऐसा हो पाएगा उनके लिए। शायद ऐसा किया जाएगा कि जो स्विमिंग पूल है ओलंपिक कमेटी के द्वारा बनाए गए उन्हीं में अब उनको इंडल्ज यहाँ पर किया जाएगा। रीज़न बिहाइंड दैट हम वो समझ लेते हैं। इसके पीछे के अगर कारणों को समझें तो हमें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे ये जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसके पीछे का कारण ये है कि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर ओलंपिक कमेटी इस पूरे के पूरे जो कार्यक्रम थे इनके ऊपर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी, तब हमें समझ में लगातार एक बात आती जा रही थी कि कैसे यहाँ पर बरसात तो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय जो होगा वह बरसात का नहीं है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ को कंसीडर
करना ये लोग भूल गए, जो कि था क्लाइमेट चेंज, वातावरण के अंदर जो बदलाव आ रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज, उसकी वजह से कहीं पर बरसात ज़्यादा हो रही है, कहीं पर बरसात कम हो रही है। तो ये हमें चेंजेस ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पेरिस तो एक ऐसा शहर है जहाँ पर लगभग 10 साल पहले 2014-15 के अंदर पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हम देख पाते हैं अध्याय खुला था सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो ये वो ही पेरिस है जहाँ पर आज ओलंपिक हो रहा है और जहाँ पर आज भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हमें नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अर्ली डिटेक्शन ऑफ लंग कैंसर कैन सेव्स लाइव्स, यानी कि अगर लंग कैंसर जो होते हैं उनको अगर पहले ही डिटेक्ट किया जाए तो उससे क्या होगी, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां यहाँ पर बच जाएंगी। बात कर रहे हैं कि इंडिया 20th सेंचुरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है जिनको लंग कैंसर हो चुका है उसको होल्ड किया हुआ है। सबसे बुरी बात यहाँ पर ये है कि जब बहुत सारे लोगों को लंग कैंसर हो जाता है और वही लंग कैंसर जब 3rd से 4th स्टेज के ऊपर पहुँच जाता है तभी पता चलता है कि लोगों को एक्चुअली में लंग कैंसर यहाँ पर है, जिसकी वजह से जीने की जो उम्मीद है वो काफ़ी कम होती है और बचाया भी उन लोगों को कम ही जा सकता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हम देखेंगे ह्यूज जो उनकी स्टेज है वो उसके ऊपर पहुंच चुके होते हैं। इनके मानना ये है कि आज के समय पे जो लंग कैंसर है वो बहुत सारे कारण से होता है। पहले मोस्टली ये माना जाता था कि यहाँ पर जो बेसिकली स्मोकिंग है, यानी कि धूम्रपान जो होता है वो सबसे बड़ा इसके पीछे कारक है, इसके पीछे एक जो रीज़न हो सकता है वो होता कोज है। लेकिन आज के समय पे 30% जो लंग कैंसर होते हैं नॉर्दर्न इंडिया के अंदर वो हम देख पाते हैं होते हैं पॉल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से। यानी जीवन में अगर उन्होंने कभी भी एक बार भी स्मोकिंग ना की हो तो उनको भी पूरा यहाँ पर परसेंटेज उनकी भी पूरी होती है कि उनको भी लंग कैंसर हो सकता है। ये घटना हमें देखने को मिल रही है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, पॉल्यूशन में मोस्टली प्रदूषण के अंदर हम देखते हैं हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन तो वैसे ही बहुत है, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी जो गैसेस है ये एज अ पॉल्यूशन का काम कर रही है, मीथेन वगैरह। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर 10 जो होते हैं जो कि टॉक्सिन्स होते हैं जिसमें कुछ मेटल्स भी होते हैं, और उससे भी कम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और जो कि कंबस जो इंजन्स वगैरह होते हैं उनसे निकलते हैं। आजकल तो पार्टिकुलेट माइक्रो मैटर भी आ चुके हैं 0.1 मैटर जो कि डायरेक्टली आपके लंग्स के अंदर चले जा सकते हैं सांस के थ्रू। तो ये जो मैटर जब बार बार आपके लंग्स में जाते हैं तो इनकी वजह से कैंसर का यहाँ पर पता चलता है या इनकी वजह से कैंसर जो है वो होना शुरू हो जाता है। अब पहले इस कैंसर को कभी प्राचीन समय में जाना जाता था, तो तब जाना जाता था जब यहाँ पर ऑटोप्सी होती थी, किसी की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, जब उनकी ऑटोप्सी हो रही है, जब उनको काटा जा रहा है आफ्टर देयर डेथ, तब यहाँ पर उनके लंग्स वगैरह उनके ऑर्गन्स को देख के समझ में आता था कि हाँ इनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम थी या इनको कैंसर था। लेकिन समय के साथ में हम देखते हैं कि कैसे तकनीक बढ़ती जाती है, टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव होती है, एंड उसी के बाद में आज के समय में हम एडवांस स्कैनिंग इमेजिंग को देख पाते हैं कि इमेजिन यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ही क्या होता है उसकी इमेज निकाली जाती है। MRI वगैरह की सुविधा इसमें होती है। एडवांस कंप्यूटर की मदद से आपको बिना कोई भी चोट लगाए, आपको बिना कोई भी कट लगाए यहाँ पर क्या किया जा सकता है, आपकी कंडीशन को जाना जा सकता है। अवेयरनेस की ज़रूरत है, आपको साल में या फिर 6 महीने के अंदर एक बार अपने टेस्ट वगैरह हमेशा करवाते रहना चाहिए, सो दैट अगर कोई बीमारी शुरुआत कर भी रही है तो आप उसको शुरुआत में ही पकड़ सके और उसको ख़त्म कर सकें। वैसे भी हमने कैंसर के बारे में पहले भी लगातार न्यूज़पेपर में पढ़ा है और हमने रिपोर्टों में जाना है कि कैसे 2030 तक 1 out of 9 जो इंडियंस होंगे वो एक बार तो अपने लाइफ में कैंसर से जूझ ही चुके होंगे। तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा हो जाता है। सोचिए 2050 तक ये आंकड़े कितने बढ़ेंगे, सोचिए 2090 तक ये आंकड़े कितने बढ़ेंगे, या 2100 तक इनकी जो गणना होगी वो कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो कैंसर लगातार बढ़ रहा है। कैंसर लगातार बढ़ने के पीछे जो कारण है वो है अलग अलग गलत फूड हैबिट्स, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हैं लोग। खास करके अगर बात करें तो इंडिया में 40% ऐसे लोग हैं जिनको एक हेल्दी पर्सन रहने के लिए जितनी एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए वो उसका 1 से 2% भी नहीं करते हैं। तो
मोस्टली पेस्टिसाइड, मोस्टली खाना जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, मोस्टली अब तो हवा जो है आसपास में, वो जो पानी है, हर चीज़ यहाँ पर कैंसर को बनाने में अपनी पूरी पूरी भूमिका निभा रही है। तो खैर आप लोग भी ध्यान रखिए और अर्ली डिटेक्शन का यहाँ पर क्या कराया जाना चाहिए, सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जाने चाहिए कि लोगों को जब भी वो मेडिकल्स में जाते हैं, खास करके गवर्नमेंट मेडिकल्स के अंदर में, तो वहाँ पर भी उनकी ढंग से चेकिंग हो, अवेयरनेस भी लोगों में हो, जागरूकता हो कि वो अपने आप जाकर अपने टेस्ट करवाएं। और प्राइवेट मेडिकल्स के अंदर भी हम देखें यहाँ पर अलग अलग जो मशीन्स हैं उनके तरफ में कुछ इनिशिएटिव दिए जाने चाहिए। आप महंगे महंगे टेस्ट कर देंगे तो लोग वैसे नहीं कराएंगे, और जबकि उनको डाउट भी नहीं है फिर वो क्यों करवाएंगे, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर सब्सिडी वगैरह करवाई जानी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है यहाँ पर मिडिल क्लास। अब ये कह रहे हैं कि कैसे बजट से कुछ लोग अपसेट हैं। इसके पीछे का अगर हम कारण जाने तो इसके पीछे का हम कारण देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स के रूप में। देखिए, माना जा रहा है कि इस बजट के अंदर में यहाँ पर मिडिल क्लास को कोई भी छूट नहीं दी गई है, और उसके पीछे का कारण भी यही है कि यहाँ पर वैसे तो टैक्सेस के बहुत सारे पैरामीटर को बढ़ाया गया है। हम देखते हैं जो इनकम टैक्स होता है उसमें काफ़ी सारे अभी नए तरीके के टैक्स को इंडल्ज नहीं किया गया, तो एटलीस्ट उनका जो पैरामीटर था, पहले 5 लाख रुपए पे जितना टैक्स देना होता था, समथिंग अबाउट 10%, उसको बढ़ा के 7.5 लाख कर दिया गया है। उसके ऊपर भी उनको अलग अलग स्टार्टा में बांट दिया गया है, कैटेगरीज अलग अलग बांट दी गई हैं, और उससे कुछ लोगों को रिलीफ बेशक मिला है। लेकिन जो मिडिल क्लास, जो कि आज भारत का 30% लोगों की जो पॉपुलेशन है उसको बनाती है, उस मिडिल क्लास के अंदर कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है? कैपिटल गेन टैक्स जो होते हैं वो एक्चुअली के अंदर हम देख पाते हैं कि ऐसे टैक्स होते हैं जो कि आप जो कैपिटल यहाँ पर बना रहे हो, आपने जो अभी कैपिटल जो कि यानी कि एसेट, फिजिकल एसेट के रूप में भी हो सकती है, गोल्ड के रूप में हो सकती है, आपके घर, आपकी गाड़ी, मकान, खेत, इस तरीके के रूप में भी होगी। और अगर हम इनटेंजिबल कैपिटल को देखें तो वो हो सकती है सिक्योरिटीज़ के रूप में, वो हो सकती है एसेट यानी कि शेयर जो होते हैं उनके रूप में। अब ये जितने भी, पहले इन पे 10% शॉर्ट टर्म जो कैपिटल टैक्स होता था वो 10% का होता था, और जो लॉन्ग टर्म होता था वो 15% का होता था। अब जो शॉर्ट टर्म है उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है, और लॉन्ग टर्म को हालांकि बढ़ाया नहीं है। लेकिन ये जो कैपिटल गेन टैक्स है, इसकी वजह से जो भी इंसान यहाँ पर शेयर्स वगैरह खरीदता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होगी वो करेंगे। अब आप सोच के देखिए कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के जो टैक्स है उसको क्यों बढ़ाया गया होगा और लॉन्ग टर्म को क्यों नहीं बढ़ाया होगा। शॉर्ट टर्म का मतलब यही होता है कि 1 साल से कम। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आपने कोई भी शेयर खरीदा और उसको एटलीस्ट अपने पास में 1 साल रखा, और उसके बाद में आपने उसको बेचा, तो उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा, उससे जो फ़ायदा कमाया आपने उस पर क्या टैक्स लगेगा। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो, ताकि सरकार को ज़्यादा पैसा मिले, ताकि जो मार्केट है, जीडीपी वगैरह जो है वो ज़्यादा उस पैसे का इस्तेमाल कर सके, मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा हो। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन ऑब्वियसली ऐसे स्टेप से जो मिडिल क्लास है वो ज़्यादा बजट से कोई खुश है नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं। फ़िलहाल के लिए यहीं पे आज हमारा जो न्यूज़पेपर है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं सुबह 5 बजे, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।